नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 3 की। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वो देख लीजिए। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशंस की, जो कि हुए थे 1830 से 1848 तक। अब रिवॉल्यूशंस कहाँ कहाँ हुए थे? रिवॉल्यूशंस हो रहे थे कुछ इटली में, कुछ जर्मन स्टेट्स में, कुछ प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर में, आयरलैंड में और पोलैंड में। अच्छा, अभी रिवॉल्यूशंस करने वाले लोग कौन थे? तो रिवॉल्यूशन जो जगह जगह हो रहे थे उनके लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल थे लिबरल नेशनलिस्ट। अब ये ग्रुप क्या था? ये ग्रुप थे प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे और कमर्शियल मिडिल क्लास के लोग होते थे। इनको हम कह सकते हैं ये एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, जो एलाइट है, पढ़े लिखे लोग हैं जिनको नॉलेज भी है। ये रिवॉल्यूशन हुआ है जुलाई 1830 में फ्रांस में। और यहाँ पर लुइस फिलिप जो थे, जो कि बर्बन फैमिली से थे, उनको अपना थ्रोन छोड़ना पड़ा। जब इन्होंने थ्रोन अपना एब्डिकेट किया तो मेटरनिच ने एक सेंटेंस कहा था कि व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है टू एनालाइज, और आपको कमेंट देने के लिए बोलता है, तो आपको ये लिखना है कि जो जुलाई जुलाई रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ था उसकी वजह से एक अपराइजिंग हो गई कहां पर? ब्रुसेल्स में। और यहाँ पर एक नया कंट्री बन रहा है हमारा बेल्जियम, जो किससे बना है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर एक बेल्जियम कंट्री बन गया। रिवॉल्यूशन हुआ कहाँ? फ्रांस में। उसका इम्पैक्ट कहाँ हुआ? उसका इम्पैक्ट हुआ बेल्जियम को। तो इसीलिए मेटरनिच ने कहा था व्हेन फ्रांस sneezes होल यूरोप कैचेस द कोल्ड। अब आप ये देखिए कि हम अब पढ़ेंगे ग्रीक की कहानी, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉज रूल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 1453, 15 सेंचुरी से 1453 में ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीस को अपने अंडर में कर लिया था, कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने अंडर में कर लिया था। लेकिन 18th और 19th सेंचुरी में जो पोएट्स थे उन्होंने हमेशा ग्रीस को कहा था कि ये हमारा क्रेडल है। किसका क्रेडल है? यूरोप में जितनी भी सिविलाइजेशन है उसका क्रेडल कौन है? हमारा ग्रीस है। और इसीलिए इस चीज के लिए फाइट करने के लिए एक पोएट थे, उनका नाम था बायरन, और वो वहां वॉर करने चले गए, बट ही डाइड बिकॉज ऑफ फीवर इन 1824। और बाद में जब ग्रीस में कुछ रिवॉल्यूशंस हुए तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, जिसके मुताबिक ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। यहाँ क्वेश्चन 1 to 3 मार्क्स से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल लिख लीजिएगा। इस स्लाइड से आप बहुत कुछ ले सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब रोमांटिक इमेजिनेशन क्या होती है? वॉर्स की बात नहीं होती है। पहले देखा जाता था कि अगर आपको नेशनलिज्म डेवलप करना अपने कंट्री में तो वॉर्स कीजिए, टेरिटोरियल एक्सपांशन कीजिए, बट नहीं। जो राइटर्स थे, पोएट्स थे, उन्होंने कहा कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ कल्चर ही रोल प्ले करता है। अगर अपने कंट्री के आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक को अगर फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत नेशनलिस्ट कंट्री बना सकते हैं। और यहाँ तक कि वो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे जब हम ग्लोरीफाई करते हैं कोई चीज को। उनका कहना था इंस्टेड ऑफ ग्लोरीफाइंग दोज थिंग्स वी शुड फोकस ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। और इनका कहना था अगर हम ये करते हैं तो वी कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, और एक कॉमन कल्चर पास्ट को हम जब ये सब चीजें करेंगे तो एक बहुत नेशनलिज्म फीलिंग लोगों में आएगी और नेशनलिज्म जो था वो ब्रॉडली सब तक पहुंचेगा। अब ये सब जो चीजें चल रही हैं तो इसमें दो बंदों के नाम बहुत जोरों शोरों से आते हैं। पहले बंदे का नाम आता है जॉन गॉटफ्राइड हार्डर, जो एक जर्मन थे, और उन्होंने कहा था अगर आप ट्रू जर्मन हैं तो आप अपने कॉमन लोगों के साथ रहिए, अपने कल्चर के साथ में रहिए। इसमें दूसरा हमारे पास आते हैं कैरोल कुरपिंस्की, जिन्होंने हमेशा अपने ओपेराज में, अपने जितने भी म्यूजिक और फोक डांस जो होते थे उसमें नेशनल सिंबल जो थे पोलोनेज और मजूरका, इसको फॉलो करते थे। ये भी सब क्यों हो रहा था? जब हमने देखा था 1850 की जो ट्रीटी ऑफ वियना थी उसमें रशिया को जो पोलिश एरिया मिल गया था, उन्होंने क्या किया, उन एरिया से पोलिश लैंग्वेज को ही स्कूल से निकालने की बात की थी और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज करना चाहते थे। और जो 1831 की बात हम कर रहे हैं, जो क्लर्जी थे पोलैंड में, वो लोग एज अ लैंग्वेज को वेपन यूज कर रहे थे फॉर नेशनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट रशिया। तो जितने भी पॉलिश क्लर्जी लोग थे, स्पेशली चर्च वाले, वो क्या करते थे, जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होती थी वो पोलिश लैंग्वेज में देते थे। लेकिन इनमें से कुछ लोग पकड़े गए जो मोस्टली प्रीस्ट और बिशप्स थे, और उन सबको जेल भेज दिया गया था और साइबेरिया भेज दिया गया था। साइबेरिया एक कोल्ड डेजर्ट है जहां पर रहना बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे पास अंडमान निकोबार, जिसको हम काला पानी कहते हैं, साइबेरिया को आप सफेद पानी की सजा कह सकते हो। अब हम देखते हैं कि किस तरह से यूरोप में बहुत हंगर हो चुकी थी, इतना हार्ड हो गया था लोगों के लिए रहना, और उसकी वजह से लोगों ने कौन सा रिवोल्ट किया। तो यहाँ हमारे पास कहानी बनती है 1830s में इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है, 7 मिलियन से 28 मिलियन तक लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा है।
पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, लोग जो जॉब मांगने वाले हैं इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी है, जॉब देने वालों की पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है। साथ ही साथ हो क्या रहा था, बहुत सारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज से माइग्रेट कर रही थी सिटीज में, और सिटीज में वो लोग कहाँ रह रहे थे, बहुत ही ज्यादा ओवर क्राउडेड स्लम्स में उनको रहना पड़ रहा था। और इसकी वजह से कुछ फूड राइजेस भी हुए, फूड के प्राइसेस बढ़ गए, और 1-2 साल बैड हार्वेस्ट होने की वजह से पूरे कंट्री में, पूरे टाउन्स में यहाँ पर बहुत गरीबी छा चुकी है। और इसकी वजह से एक 1848 की कहानी ऐसी है कि इतनी शॉर्टेज हो चुकी है फूड की कि लोग, जितने पेरिस के लोग थे सब रोड पे आ गए और उन्होंने बैरिकेड स्टैंड इरेक्ट कर दिए जगह जगह पे। और इसकी वजह से वहां के जो बर्बन फैमिली के राजा थे लुइस फिलिप, उनको पेरिस छोड़ के भागना पड़ा। और फिर से नेशनल असेंबली किसके हाथ आ चुकी है, पब्लिक के हाथ में आ चुकी है। और उन्होंने दो चीजें पब्लिक को देने के लिए बोला कि भाई हम आपको गारंटेड जॉब देंगे, राइट टू वर्क देंगे, और नंबर 2 हम आपको एक सफरेज देंगे। लेकिन सफरेज किसको मिलेगा, जो एडल्ट हैं अबाउट 21, और ये सिर्फ मेल को मिल रहा है, ध्यान रखिए फीमेल को यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल राइट्स अभी तक नहीं मिले हैं। अब हम देखते हैं एक न्यूज़पेपर की कहानी जो आती है सिलेशिया से। यहाँ पे अराउंड 18,000 लोग रहा करते थे जो कॉटन वीविंग का काम करते थे, और वो अपनी जो वेजेस थे उससे खुश नहीं थे, इसलिए 4 जून 2 PM को वो लोग अपने कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए गए। कॉन्ट्रैक्टर ने उनसे अच्छे से बात नहीं की, तू तड़ाका किया, और यहाँ पर जब लोगों में गुस्सा आया तो लोगों ने कुछ लोग चले गए कॉन्ट्रैक्टर के घर पे और उसके पूरे घर को तबाह कर दिया। और दूसरा जो ग्रुप था वो चला गया क्लोथ का जो वेयर हाउस था वहां पर, और वहां पर भी बहुत सारी तोड़फोड़ कर दी और सारे कपड़े फाड़ दिए। और ये सब देखते हुए हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था वो उस गांव को छोड़ के भाग गया। आसपास के गांव वालों से उसने हेल्प मांगी, लेकिन किसी ने उसको शेल्टर नहीं दी। और वो जब वहां से चला गया तो 24 घंटे बाद फिर से आया और एक आर्मी लेके आया, और उसने पूरे व्यूवर्स को वहां पर एक शूट आउट किया जिसमें 11 व्यूवर्स की डेथ हो गई। ये सारी कहानी लिखने वाले जो बंदे हैं उनका नाम है जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ, नाम याद रखिएगा। ये स्लाइड पे भी टोटल आपके 1 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन 2 से 3 बनते हैं। अब हम आते हैं हमारे रिवोल्यूशन जो थे लिबरल्स के, उसके बारे में बात करेंगे। 1814 की कहानी चल रही है, यहाँ सारे पैरेलल रिवोल्ट चल रहे हैं अलग अलग जगह पे। रिवोल्ट ऑफ पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट वाले जो लोग हैं वो, जो स्टार्व हो रहे हैं पीजेंट्स, उनकी कहानी चल रही है, और वर्कर्स चल रहा है। 1848 में हर जगह पैरेलल रिवोल्ट चल रहे हैं। ये रिवोल्ट हुए कब थे, फरवरी 1848 में हुए थे फ्रांस में, और इसकी वजह से मोनार्क को अपना थ्रोन जो था एब्डिकेट करना पड़ा। अब आप देखिए यहाँ पर एक हुआ था जुलाई रेवोल्यूशन 1830 में, दूसरा रेवोल्यूशन हुआ है फरवरी 1848 में, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। जब यहाँ पर लोगों के हाथ में गवर्नमेंट की भागदौड़ आई तो उन्होंने पहली चीज कही, क्या कही कि भाई हमको पहली डिमांड हमारी ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमको रिटर्न लॉज चाहिए, क्योंकि जो राजा आता है अपने हिसाब से लॉज चेंज कर देता है। नंबर 2, हमको फ्रीडम चाहिए, प्रेस का फ्रीडम चाहिए, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो फ्रीडम उसके बारे में गलत लिखने की उसको पावर होनी चाहिए। थर्ड इज हमको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हम इलेक्शन करवाएंगे, और इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड करेगी वो हमारी एसोसिएशन हो सकती है। ये सारी डिमांड्स उन्होंने रखी हैं, और इसको आप देख लीजिए, इसमें भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सी डिमांड्स थी जो नेशन स्टेट पार्लियामेंट प्रिंसिपल से चाहते थे। ओके, अब हम ये सब कुछ हो गया फ्रांस के बारे में। अब हम आते हैं जर्मनी और प्रूशिया की कहानी पे। अब यहाँ हुआ कैसा, मिडिल क्लास जो प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, इन लोगों ने, ये लोग सब फ्रैंकफर्ट में आए, और फ्रैंकफर्ट में एक वोट डाल के इन्होंने एक असेंबली बनाई जिसका नाम रखा जर्मन नेशनल असेंबली। और यहाँ पर 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे 18 में 1848 को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहुंचे, जो कहां बुलाई गई थी, सेंट पॉल नाम के चर्च बुलाई गई थी। यह इन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, और क्या कहा, इस कॉन्स्टिट्यूशन का हेड कौन रहेगा, मोनार्क रहेगा, बट मोनार्क इज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, मतलब मोनार्क को कुछ भी करना है देन द मोनार्क हैव टू आस्क टू पार्लियामेंट। और ये सब चीजें लेके कहां चले गए हैं, फेडरिक विलियम फोर के पास चले गए हैं, जो क्या थे उस समय, किंग थे प्रूशिया के। उसने डायरेक्टली इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कोई भी अपने ऊपर बाउंडेड नहीं चाहता, ये बाउंड्री बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, पार्लियामेंट की, तो इन्होंने मना कर दिया। इनके ही लाइक माइंडेड जो बाकी मोनार्क थे उन्होंने भी इस चीज को अपोज किया और अपने कुछ ट्रूप्स भेज दिए वहां असेंबली में, और फोर्सफुली इस असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया। ये कहानी हमारी जर्मनी की, जहां प्रूशियन किंग हमारे इसमें लिंक होते हैं। ये देखिए आपके सामने इमेज है, इस इमेज को भी आपको समझना होगा। ये सारे 831 रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे हैं, यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा है। ये जो इमेज है ये जर्मेनिया की है, इसको हम और डीप में पढ़ेंगे जब हम एलेगरी की बात करेंगे। और ये वुमन है जो हमारा अगला टॉपिक है, ये वुमन सब गैलरी में यहाँ पर एज अ ऑब्जर्वर स्टैंड करते हैं। ये 3-4 पॉइंट अगर आप लिखते हैं
और आप लिखते हैं कि ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 का, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ बनता है इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए। या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि ये पार्लियामेंट का नाम बताइए, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और ईयर पूछ सकते हैं एंड दैट इज 1848। ये आप लिख सकते हैं, इमेज को देख लीजिएगा। अगला हमारा टॉपिक आता है और आज का लास्ट टॉपिक है कि रोल ऑफ वुमन। ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि वुमन ने हमेशा हर एक पॉलिटिकल चीजों में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उन्होंने हमेशा पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, न्यूज़पेपर भी बहुत सारे उन्होंने फॉर्म किए, पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन में हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। बट जब भी असेंबली बनी है, दे ऑलवेज हैव बीन डिनाइड ऑफ सफरेज राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स उनको कभी नहीं मिले हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो सेंट पॉल में बुलाया गया था। वुमेन्स वेर ओनली एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स, वो गैलरी में सबको सिर्फ एज ऑब्जर्वर, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया है। और यहाँ हमारा खत्म होता है आज का टॉपिक। कोई भी क्वेश्चंस रहें तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। थैंक यू।